हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्येंद्र गुरुजी पे। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, जैसे कि प्रश्न हम लोग के सामने दिया है, कपड़ा है, बर्तन है और मेज है, इन तीनों के बीच में सही बिन कौन सा बनेगा, इसके लिए 4 ऑप्शन दी गई है। ठीक है, और भी प्रश्न है, यानी 11 का जो रिलेशन 132 के साथ में है वही रिलेशन क्वेश्चन मार्क के साथ में होगा। ठीक है, यदि c बराबर 24 लिखा जाता है, समझ रहे हैं, ई बराबर 46 लिखा जाता है, तब एफ ओ एक्स बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यानी शॉर्ट का जिस प्रकार रिलेशन परिधान से है उसी प्रकार हार का रिलेशन क्वेश्चन मार्क से है। ठीक है, और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 68 है दोस्तों। जिसने पार्ट नंबर 67 तक नहीं देखे हैं तो इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर जरूर देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट और रिपीटेड प्रश्न का है। ठीक है, तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न आप लोगों का एनालॉजी से लिया गया है। क्वेश्चन है, यदि शॉर्ट का जो रिलेशन परिधान से है उसी प्रकार हार का रिलेशन क्वेश्चन मार्क से है। इसके लिए 4 ऑप्शन दी गई है, तो आप लोग वीडियो को रोक लीजिए और अपने से ट्राई कीजिए और जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितना प्रश्न सही कर पाए हैं। चलिए हम बताते हैं मेरे दोस्त, ध्यान से देखेंगे। शर्ट का रिलेशन क्या है? परिधान। परिधान का मतलब आप लोग समझते हैं क्या होता है? देखो, जो परिधान होता है ना, इनका मतलब होता है, परिधान का मतलब होता है मेरे दोस्त कपड़ा। ठीक है, कपड़ा होता है। परिधान का मतलब क्या होता है? कपड़ा। तो यहाँ से एक बात क्लियर हो रही है कि जो शर्ट है ना वह क्या है? एक प्रकार की कपड़ा है। ठीक है, उसी प्रकार हार क्या है? हार जो गला में पहना जाता है, हार क्या है? एक प्रकार की आभूषण है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एक क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक के विपरीत संख्या ज्ञात करें। एक के विपरीत संख्या ज्ञात करें, आप लोग बनाइए। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। चलिए हम बताते हैं मेरे दोस्त। देखो, जब भी डाइस के ओपन डाइस के फिगर दी जाए तो उसमें हम लोग करते हैं क्या? देखो, जैसे हमारे पास एक पट्टी बना दो, मान लो ये पट्टी बना हुआ है, यहाँ पर 3 सरफेस दी हुई है, चाहे ऐसे बनाया गया, ऐसे मान लो बनाया गया है। ठीक है, इस सरफेस है हमारा, ठीक है ना, और मान लो ऐसे भी बनाया गया है, और एक मान लो और ऐसा है, तो 1 2 3 4 5 6, क्योंकि डाइस में 6 सरफेस होती है। अगर आकृति ऐसे होती ना, तो यहाँ पर होता है क्या मेरे दोस्त, जो एक दूसरे का अल्टरनेट सरफेस होती है ना, वही एक दूसरे का अपोजिट होता है। जैसे ई हो जाएगा इनका, पहला हो जाएगा तीसरा के, दूसरा हो जाएगा चौथा के, और जो बचा वही एक दूसरे का अपोजिट होगा। तो अल्टरनेट जो सरफेस होती है एक दूसरे का अपोजिट होती है। जैसे यहाँ पर एक वाला सरफेस अपोजिट हो जाएगा 4 के, क्योंकि बीच में एक को छोड़ देना है, बीच में एक सरफेस को छोड़ना है, एक का अपोजिट हो जाएगा 4। समझ रहे हैं? एक का अपोजिट क्या हो जाएगा भाई? 4 हो जाएगा। चाहे तुम 4 का अपोजिट 1 भी बोल सकते हो। अच्छा, ऐसे देखो मेरे दोस्त, जो इस तरह कलर किया हुआ भाग है उनका अपोजिट हो जाएगा 5। जो कलर किया हुआ जो बक्स है ना, ऐसे इनका अपोजिट हो जाएगा 5। 5 का अपोजिट हो जाएगा कलर किया हुआ। अच्छा मेरे दोस्त, जो जो 2 और 3 एक दूसरे का, ये भी तो अल्टरनेट सरफेस है। बिल्कुल सही, तो 2 का अपोजिट हो जाएगा 3 और 3 का अपोजिट हो जाएगा। तो ये बात को समझ रहे हैं? बिल्कुल। तो यहाँ से देखो, 1 का अपोजिट 4 हो गया, 4 का अपोजिट 1 हो गया, 2 का अपोजिट 3, 3 का अपोजिट 2। जो एक ब्लैंक सरफेस है ना, जो एक जो कलर किया हुआ सरफेस है, इनका अपोजिट 5, 5 का अपोजिट ये। हम लोगों से पूछा गया है मेरे दोस्त, 1 का अपोजिट बताइए। तो ये बताइए, 1 का अपोजिट अभी तुमने क्या निकाला है? 1 का अपोजिट 4 निकाला है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एक क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न था मेरे दोस्त। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलते हैं।
अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, यदि C बराबर कितना 24 लिखा गया है, E बराबर 46 लिखा गया है, तब FOX बराबर क्या आएगा हम लोगों को बताना है। तो सबसे पहले देखेंगे मेरे दोस्त कि C बराबर 24 कैसे लिखा है। देखो मेरे दोस्त, जो C का अपोजिट लेटर होता है वो क्या होता है, C का अपोजिट लेटर X होता है, ठीक है। X का अंग्रेजी वर्णमाला में स्थान कितना होता है, तो 24 होता है। ये बात को समझ रहे हैं। C का अपोजिट लेटर X होता है, X का जो स्थान होता है मेरे दोस्त वो कितना होता है, 24 होता है। वही 24 यहाँ पर लिखा गया है। ये बात समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अच्छा, E को 46 कैसे लिखा है, इसको चेक करेंगे। देखो अंग्रेजी वर्णमाला में E का जो अपोजिट लेटर होता है मेरे बाबू वो भी होता है, वाई का अपोजिट लेटर क्या होता है, बी होता है। ये बात को समझ रहे हैं। अच्छा, ई का अपोजिट लेटर क्या होता है, ई का अपोजिट लेटर भी होता है। इन सभी का प्लेस वैल्यू को आपस में ऐड करके देखो 46 बन पा रहा है कि नहीं। भी का स्थान कितना होता है मेरे भाई, भी का स्थान होता है अंग्रेजी वर्णमाला में 22, बी का स्थान होता है 2, फिर भी का स्थान होता है 22। इन सभी को हम ऐड करेंगे तो 22 44 और 2 46, बिल्कुल 46 बन गया। ऑलरेडी यहाँ पर भी 46 दिया गया है। उसी प्रकार मेरे भाई यहाँ पर जो FOX लिखा है ना, इनका हम निकाल देंगे। बहुत बढ़िया। F का उल्टा, जैसे यहाँ पर देखो क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है F, उसके बाद O लिखा है, उसके बाद X लिखा है ना। तो इनको हम और ऊपर लिखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं। यहाँ पर क्या लिखा है, F लिखा है, उसके बाद O लिखा है, उसके बाद X लिखा है। F का अपोजिट लेटर क्या होता है, F का अपोजिट लेटर क्या होता है। अच्छा, अपोजिट लेटर निकालने के लिए आपको तो पहला काम है को आप इसको याद कर लें। अगर नहीं याद है ना तो जिस लेटर का भी अपोजिट लेटर निकालना है बस उसको 27 में से घटा दो। 27 में से F को घटा देंगे तो F का अपोजिट लेटर मालूम चल जाएगा। अच्छा, 27 F का स्थान कितना होता है मेरे दोस्त, F का स्थान जो होता है अंग्रेजी वर्णमाला में 6 होता है। 27 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा, 19। और 19वें स्थान पे जो लेटर होता है, देखो 19 नहीं यार, 27 में से 6 को घटाएंगे कितना बचेगा, 21 बचेगा। 21वें स्थान पे जो लेटर होता है मेरे भाई वो यूं होता है, ठीक है। तो F का अपोजिट लेटर क्या हो जाएगा, यूं हो जाएगा। तो ऐसे चेक किया जाता है मेरे दोस्त, ऐसे चेक करना होता है। तो F का अपोजिट लेटर यूं हो जाएगा, समझ रहे हैं, बिल्कुल सही। O का अपोजिट लेटर L हो जाएगा, X का अपोजिट लेटर C हो जाएगा। अब इनके प्लेस वैल्यू को आपस में ऐड कर दो। U का स्थान कितना होता है, 21, L का स्थान कितना होता है, 12, C का स्थान कितना होता है, 3 होता है। इन सभी को आपस में ऐड कर दो। तो ऐड करो, ये हो जाएगा 12, 12 में 3 जुटेगा 15 हो जाएगा। 21 और 15 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 36 हो जाएगा। और 36 को कौन सा ऑप्शन में रखा गया है, 36 को ऑप्शन नंबर ए में रखा गया है, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन सारे क्वेश्चन को बहुत ही बढ़िया तरीका से समझ गए होंगे मेरे दोस्त। इसीलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, काफी इंपॉर्टेंट और मजेदार प्रश्न है मेरे दोस्त। क्वेश्चन है, सभी पुरुष महिलाएं हैं और सभी बच्चे महिलाएं हैं। इसका हम लोगों को डायग्राम बनाना है। देखो, सभी पुरुष महिला है और सभी बच्चे महिला है, यानी पुरुष और महिला क्या है, बच्चे हैं। देखो तो यहाँ पर बना लो तुम सबसे पहले पुरुष का, जितना भी पुरुष है ये सभी पुरुष क्या है भाई, ये सभी पुरुष क्या है, महिला है। तो इसको हम बना लेंगे महिला, सभी पुरुष क्या है, महिला है। तो पुरुष का ई डायग्राम बन गया, सभी पुरुष क्या है, महिला है। अच्छा, सभी बच्चे महिला है, तो एक अलग से बच्चा का भी बनाना पड़ेगा ना, सभी बच्चा क्या है, महिला है। तो इसका आरेख कुछ इस प्रकार से बनेगा। अब इसको हम इसमें से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। देखो क्या किस प्रकार से निष्कर्ष निकलेगा। यहाँ क्वेश्चन ने बोला है सभी पुरुष, जो पुरुष वाला सर्किल है वो महिला वाला सर्किल के भीतर आ गया। अच्छा, सभी बच्चे महिला है, जो बच्चा का सर्किल है ये भी महिला के भीतर आ गया। अब हम लोगों का निष्कर्ष क्या है, कुछ पुरुष बच्चे हैं। देखो कुछ पुरुष बच्चे हैं, पुरुष का सर्किल अलग है,
बच्चे का सर्किल अलग है, इन दोनों के बीच में संबंध को बताना है। तो हम कैसे बताएंगे, ध्यान से देखेंगे। इन दोनों के बीच में संबंध को बताना है, क्या इन दोनों में अभिन्न का रिलेशन है, कोई रिश्ता नहीं है। तो ये बताइए कुछ पुरुष बच्चे कैसे हो सकते हैं, बिल्कुल गलत जवाब, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। दूसरा, कुछ महिलाएं बच्चे हैं, देखो कुछ महिलाएं बच्चे हैं, देखो महिला का इतना बड़ा जो गोला है ना, इनका इतना हिस्सा बच्चा है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो इसका मतलब ये बात बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल निष्कर्ष दो पालन करता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं मेरे दोस्त कि इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत बढ़िया तरीका से समझ चुके होंगे। बढ़ते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और मजेदार है। क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो यहाँ पर अगला पद है ना, यही बताना है। देखो सबसे पहले क्या है, 4 है। 4 के बाद में क्या है, 8 है। 8 के बाद में क्या है, 35 है। 35 के बाद में क्या है, 51 है। 51 के बाद में क्या है भाई, 51 के बाद में 176 है। 176 के बाद में क्या है, क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पर क्या लॉजिक है, उनको हमको चेक करना है। ध्यान से देखेंगे, 4 से 8 बना है, क्या किया गया है, प्लस का 4 किया गया है। समझ रहे हैं, बहुत बढ़िया, प्लस का 4 किया गया है। 8 से 35 बना है, कितना प्लस का किया गया, 8 से 35 किया गया, कितना, इनमें कितना जोड़ा गया है, इसको हमें चेक करना है मेरे दोस्त। 8 इसमें क्या लॉजिक है, देखो प्लस का 27 किया गया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, समझ रहे हैं। अच्छा ये बताइए, 27 से 51 बना है, कितना प्लस का, प्लस का 16 किया गया। समझ रहे हैं, बिल्कुल। अच्छा 51 से 176 बना है, प्लस का कितना, प्लस का 5 में से 1 गया, 6 में से 1 गया, 5 अंतर निकालो। अच्छा 7 में से 5 गया, 2 बचा, यहाँ 1, 125। क्या यहाँ तक आपको बात क्लियर में समझ में आ रहा है कि नहीं। पहला बार प्लस का 4 हो रहा है, दूसरा बार प्लस का 27, तीसरा बार प्लस का 16, समझ रहे हैं, प्लस का 16, अगली बार प्लस का 125। तो अगली बार क्या होगा, इसमें लॉजिक आपको ढूंढना है। तो यहाँ पर लॉजिक आपको समझ में आ रहा है कि नहीं मेरे दोस्त। देखो पहला बार में क्या है, 4 जो है ये 2 का क्या है, 2 का स्क्वायर है ना। अच्छा जो 27 है ये क्या है, 3 का क्यूब है। समझ रहे, बहुत बढ़िया। 3 के बाद अगला नंबर 4 आता है, तो ये 4 का 16 क्या है भाई, स्क्वायर है। अच्छा 125, अगली 4 के बाद अगला नंबर 5 आता है, तो 125 है, ये क्या है, 5 का क्यूब है मेरे दोस्त। 5 का क्या है, क्यूब है। बहुत बढ़िया। तो इससे अगला नंबर क्या आएगा, 6 आएगा। अच्छा ये बताइए, इनका स्क्वायर होगा मेरे दोस्त कि इनका क्यूब होगा, ये बात को बताइए। इनका स्क्वायर होगा कि इनका क्यूब होगा, ये बात को बताइए आप लोग। सबसे पहले आप लोग बताइए इनका क्या होगा मेरे दोस्त। देखो इस तो कट ही गया, ये तो पूरा डिलीट हो गया मेरे दोस्त, इसको तो फिर से बनाना पड़ेगा, पूरा डिलीट हो गया। चलो फिर से बनाते हैं, फिर से बनाते हैं। सबसे पहले 4 है, उसके बाद में क्या है, 8 है। 4 के बाद में 8 है ना। 4 के बाद में क्या है, 8 है। फिर से लिखते हैं, उसके बाद में 35 है, उसके बाद में 51 है, उसके बाद में 176 है, और इसके बाद में क्वेश्चन मार्क है। चलो फिर से ही बनाते हैं, बहुत गलती हुई है। यहाँ क्या हुआ है, प्लस का 4 हुआ था, प्लस का 4। अगली बार क्या हुआ है, प्लस का हुआ है कितना, 27 हुआ है। फिर अगली बार कितना हुआ है, प्लस का 16 हुआ है। अगली बार कितना हुआ मेरे भाई, अगली बार जो हुआ है वो प्लस का जानते हैं कितना, 125 हुआ है। तो अगली बार क्या होगा, यही हम लोगों को जांच करना था। तो चलेंगे, यहाँ पर हम लोग देख रहे थे मेरे दोस्त, क्या देख रहे थे, वो चीज़ देख रहे थे हम लोग, यहाँ प्लस का जो 4 है ना, ये 2 का क्या है, स्क्वायर है ना। बहुत बढ़िया। जो 27 है ये क्या है, 3 का 27 जो है ये 3 का मेरे दोस्त क्यूब है। अच्छा जो 16 है ये क्या है, 4 का स्क्वायर है। बहुत बढ़िया। अच्छा जो 125 है ये क्या है, 5 का क्यूब है। तो ये बताइए, सबसे पहले 2 आया, उसके बाद 3 आया, उसके बाद 4 आया, उसके बाद 5 आया, तो अगली बार क्या आ जाएगा, अगली बार 6 आ जाएगा।
बहुत बढ़िया। अच्छा, पहले स्क्वायर हुआ है, उसके बाद क्यूब हुआ है, उसके बाद स्क्वायर हुआ, फिर से क्यूब हुआ है, उसके बाद फिर से क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। तो जो 176 है ना, इसमें 6 का स्क्वायर 36 को हम लोग जोड़ देंगे, बस 176 में 36 को जोड़ देंगे। तो 6 6 12 के 2 हासिल कितना, 1। 7 और 3 10, 1 हासिल, 11 के 1 हासिल कितना, 1। 1 और 1 2, 212 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। और 212 कौन सा ऑप्शन में रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, थोड़ा सा कैलकुलेशन था मेरे दोस्त, और हाल ही में रेलवे ने इस क्वेश्चन को पूछा है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसको ध्यान से देखें। कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़िए, यदि 31 दिसंबर 2005 को शनिवार था तो 31 दिसंबर 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 31 दिसंबर यहाँ पर भी है, समझिए यहाँ पर देखिए 31 दिसंबर यहाँ पर भी दिया है और 31 दिसंबर यहाँ पर भी दिया। इसका मतलब दिन और महीना सेम है। यहाँ केवल 2005 है और यहाँ केवल 2009 है, जो वर्ष है ना वही अलग अलग है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वर्ष है यही अलग अलग है, तो इन दोनों वर्ष में हम टोटल विषम दिन काउंट करेंगे। देखो टोटल विषम दिन 2009 से 2005 के बीच टोटल विषम दिन कैसे काउंट करेंगे हम लोग। जो 2009 है ना, 2009 और 2005 का हम लोग अंतर निकालेंगे। अंतर क्या होता है मेरे दोस्त, अंतर होता है बड़ा का माइनस छोट का। तो 2009 और 2005 के अंतर निकालेंगे, कितना बचेगा, 2009 में से 2005 बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट होता है, ये 4 में आए हुए लीप ईयर को भी ऐड करेंगे, 4 में आए हुए लीप ईयर को भी ऐड करेंगे। तो 4 में आए हुए लीप ईयर कितना होगा, 4 वर्ष जो है इनके बीच में अंतर कितना है, 4 वर्ष है ना। तो इस 4 वर्ष में लीप ईयर कितना होगा मेरे दोस्त, जान रहे हैं आप, इसमें कितना होगा। लीप ईयर निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 4 जो है ना उसको 4 से भागा देते हैं। तो 4 को 4 से भागा देंगे तो 1 आएगा भागफल, तो यानी 1 लीप ईयर आया होगा। अच्छा, वो लीप ईयर कौन आया होगा, ध्यान से देखिए, 2004 के बाद 5 है ना, 5 के बाद 6ठा नहीं, 7वां नहीं, 8वां नहीं, यानी 2000 जो 8वां वर्ष है ना वो लीप ईयर में काउंट होगा। तो यहाँ से 4 वर्ष तो ऐसे आ गया, 4 वर्ष में 1 लीप ईयर आया है। अब टोटल विषम दिन कितना हो गया, 4 और 1 5, 5 हमारा विषम दिन हो गया कि नहीं, क्योंकि 4 गो एगो 5 गो। अच्छा ये बताइए, कैलेंडर में हम लोग आगे जा रहे हैं कि पीछे। देखो 31 दिसंबर 2005 को शनिवार है, हम लोगों से पूछा जा रहा है 31 दिसंबर 2009, 2005 से 2009 पे हम लोग जा रहे हैं, हम लोग कैलेंडर में आगे जा रहे हैं, कैलेंडर में आगे जा रहे हैं। तो जो निकाला गया विषम दिन है इसको हम लोग प्लस करेंगे। तो जो शनिवार दिया है इसमें 5 प्लस करेंगे, शनिवार में 5 दिन प्लस करेंगे, तो आंसर जानते हैं क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा गुरुवार। आप चेक कर सकते हैं, गुरुवार। और गुरुवार कौन सा ऑप्शन में दिया है भाई, गुरुवार ऑप्शन नंबर सी में दिया है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एक क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया तरीका से समझ में आ गया होगा मेरे दोस्त। इसीलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक आदमी उत्तर पूर्व की तरफ मुंह किए है, वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में मुड़ता है, फिर वह 135 डिग्री वामावर्त दिशा में मुड़ जाता है। अब वह किस दिशा में सम्मुख है, यही बताना है। तो सबसे पहले इसके लिए तो डायरेक्शन बनाना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, देखो जब भी हम लोग पेपर पे डायरेक्शन बनाते हैं तो इस प्रकार से बनाते हैं, हमेशा इसको आप लोग याद रखेंगे। पेपर पे हमेशा मेरे दोस्त ऊपर में क्या होता है, उत्तर होता है, ठीक है। हम लोग का जो दाहिना हाथ होता है वो क्या होता है, हमेशा पूर्व होता है। दाहिना हाथ क्या होता है, हमेशा पूर्व होता है। तो ये पूर्व यहाँ पर बना लेंगे, हमेशा ऊपर उत्तर होता है और दाएं बगल में पूर्व होता है, ठीक है। बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात बता रहे हैं मेरे दोस्त, वो बात क्या है, जब ऊपर में उत्तर हो गया तो उसका अपोजिट दक्षिण हो जाएगा नीचे में। बहुत बढ़िया। अच्छा दाएं बगल जब पूर्व हो गया तो उसका अपोजिट बाएं बगल हो जाएगा पश्चिम। 4 तो हमारे मुख्य दिशाएं हो गए। अच्छा ये उत्तर पूर्व के बीच में कितना डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का। अब पूर्व दक्षिण के बीच में 90 डिग्री का, यानी किन्हीं भी दो दिशाओं के बीच में कितना डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का। अब हम लोग देखेंगे
अगला पॉइंट है इनके बीच में भी 4 दिशाएं बनती है। कौन कौन सी, ध्यान से देखो, इनके बीच में भी दिशाएं बनती है। कौन कौन सी बता रहे हैं आपको। देखो, उत्तर और पूर्व के बीच में जो दिशा बनता है उसे बोला जाता है उत्तर पूर्व। बहुत बढ़िया। अच्छा, दक्षिण पूर्व के बीच वाले दिशा को बोला जाता है दक्षिण पूर्व। बहुत बढ़िया। अच्छा, दक्षिण पश्चिम के बीच वाले दिशा को बोला जाता है दक्षिण पश्चिम, और उत्तर पश्चिम के बीच वाले दिशा को बोला जाता है उत्तर और पश्चिम। यहाँ तक सभी भाई को समझ में आया होगा, बहुत बढ़िया तरीका से आया होगा। अच्छा, अब बताइए उत्तर पूर्व और पूर्व के बीच में, इनके बीच में कितना डिग्री का कोण बनता है, तो 45 डिग्री का बनता है। अच्छा, उत्तर और उत्तर पूर्व के बीच में कितना डिग्री का कोण बनता है, 45 डिग्री का बनता है। ये दोनों को मिला देंगे तो उत्तर पूर्व के बीच में कितना डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। ये बात आप लोग समझ रहे हैं, तो बिल्कुल समझ रहे हैं, तो अब क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो चुका है। कैसे, देखो, किन्हीं भी मूल दिशा और उप दिशा के बीच में कितना डिग्री का कोण बनता है, 45 डिग्री का। जैसे मूल दिशा हमारा हो गया पूर्व, उप दिशा हो गया हमारा उत्तर पूर्व, इन दोनों के बीच में 45 डिग्री का कोण। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। देखो कैसे, मेरे दोस्त ध्यान से देखो, आप लोग इसको सॉल्व करो बहुत बढ़िया तरीके से। एक आदमी उत्तर पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके खा रहा है। कोई व्यक्ति है जो उत्तर पूर्व की तरफ मुंह करके खा रहा है, यानी उसकी स्थिति क्या है, इस दिशा में। पहली बार में उसकी स्थिति है उत्तर पूर्व में। बहुत बढ़िया। उत्तर पूर्व में, उत्तर जो पूर्व है ना, उनके बीच में उसका स्थिति है 90 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में मुड़ता है। 90 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा का मतलब, यहाँ से वो 90 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा का मतलब घड़ी के चलने की दिशा में। अच्छा, घड़ी जो चलता है हमारा, वो बाएं से दाहिने की तरफ चलता है। बहुत बढ़िया। तो बाएं से दाहिने की तरफ चलता है, तो यानी यहाँ पर था वो 90 डिग्री जैसे चला, तो यहाँ से 45 90 डिग्री आ गया। यहाँ पर कौन सी दिशा में आ गया, दूसरी बार में आ गया, यहाँ पर दक्षिण पूर्व दिशा में आ गया। बहुत बढ़िया। फिर 135 डिग्री वामावर्त दिशा में मुड़ जाता है। फिर वह 135 डिग्री वामावर्त दिशा में मुड़ने का मतलब, वामावर्त घड़ी के चलने के विपरीत दिशा में, यानी दाहिने से बाएं की तरफ उसने मुड़ गया। पहले इस दिशा में था, 135 डिग्री घड़ी के उल्टे दिशा में चला, तो यहाँ से आ जाएगा 90 और 35 कितना, 135। 90 और 35 135 डिग्री, ठीक है, सॉरी 90 या 45 135 डिग्री। तो यहाँ से जब वो चला तो यहाँ तक 90 और फिर 45 चल देगा तो कितना हो जाएगा, 135 डिग्री। अच्छा, ये बताइए 135 डिग्री जब उसने चला तो जो उत्तर दिशा है तीसरी बार वो यहाँ पर आ गया, ठीक है, उत्तर दिशा में आ गया। हम लोगों से यही पूछा है कि अब वह किस दिशा में सम्मुख है, ये बताइए। अब वह व्यक्ति कौन सा दिशा में है भाई, अब वह व्यक्ति जो है वो उत्तर दिशा में आ चुका है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एक क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई श्रेणी में ऐसे कितने 7 हैं जिनके ठीक बाद 3 नहीं है, जिनके ठीक बाद 3 नहीं है लेकिन ठीक पहले 8 है। समझ रहे, ऐसे कितने 7 हैं जिनके बाद में 3 नहीं आना चाहिए लेकिन पहले 8 आना चाहिए। अब इनको हम सबसे पहले जहां भी 7 है मेरे दोस्त उसको अंडरलाइन करेंगे। यहाँ पर 7 है, उसके बाद 7 इसमें देखिए, यहाँ पर 7 है, फिर 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 यहाँ पर 7 है, यानी बहुत सारा 7 है। तो इसमें हम कंडीशन को अप्लाई करेंगे। 7 के ठीक पहले कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। यहाँ देखो, एक तो ये वाला मिल जाएगा, बिल्कुल सही। जानते हैं क्या है, क्योंकि 7 के पहले क्या है मेरे भाई, 7 के पहले 8 है लेकिन 7 के बाद 3 नहीं है, इसको तो लेंगे। अगली बार 7 के पहले यहाँ पर 8 नहीं है, 7 के पहले यहाँ पर 8 नहीं है, देख रहे हैं, 7 के पहले 8 नहीं है, इसीलिए इसको हम नहीं लेंगे। फिर यहाँ 7 के पहले 8 है लेकिन 7 के बाद में देखो, 7 के पहले 8 है लेकिन 7 के पहले 3 नहीं है,
7 के पहले 8 है लेकिन 7 के बाद में 3 नहीं है, समझ रहे हैं। तो इस 7 को तो लिया जाएगा, इस 7 को नहीं लिया जाएगा, इस 7 को भी लिया जाएगा क्योंकि 7 के पहले 8 है लेकिन 7 के बाद 3 नहीं है। अच्छा, इस 7 को नहीं लिया जाएगा, जानते हैं काहे? क्योंकि इसके पहले 8 नहीं है। फिर इस 7 को नहीं लिया जाएगा, जानते हैं काहे? क्योंकि इस 7 के पहले 8 नहीं है। अच्छा, ये देखो, इस 7 को लिया जाएगा, जानते हैं काहे? इस 7 को लिया जाएगा, जानते हैं काहे? क्योंकि इनके पहले है 8 दिया है लेकिन बाद में 3 नहीं है। अच्छा, इस 7 को नहीं लिया जाएगा क्योंकि इनके पहले 8 नहीं है। इस 7 को भी नहीं लिया जाएगा क्योंकि इनके पहले भी 8 नहीं है। तो ऐसे कितने 7 हैं जिनके पहले 8 है लेकिन बाद में 3 नहीं है? तो 1 2 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 3। 3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एक क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और मजेदार होने वाला है। क्वेश्चन है, कपड़ा है, बर्तन है, अब मेज है, ये तीनों के बीच में सही वेन आरेख को बताना है। ये बताइए, कपड़ा और बर्तन के बीच में कोई रिलेशन है? ना ना ना, कोई रिलेशन नहीं है। अच्छा, बर्तन और मेज के बीच में कोई रिलेशन है? इनके भी बीच में कोई रिलेशन नहीं है। और कपड़ा और मेज के बीच में कोई रिलेशन है? कोनो रिलेशन नहीं है। यानी कपड़ा का वेन डायग्राम अलग हो जाएगा, बर्तन का वेन डायग्राम अलग हो जाएगा, अच्छा मेज का वेन डायग्राम अलग हो जाएगा। इनके बीच में कोनो रिलेशन नहीं है। ये हो जाएगा कपड़ा, ये हो जाएगा बर्तन, ई जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेज। तो ये तीनों में कोई रिश्ता नहीं है, इसका वेन डायग्राम तीनों अलग 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 बनेगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिया है भाई? ऐसा ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप इन सारे क्वेश्चन को बहुत बढ़िया तरीके से समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। अगला क्वेश्चन, दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज है? दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज है? देखो मेरे दोस्त, सबसे पहले आपको मैं एक बेसिक सा ट्रिक बताता हूँ। देखो, जैसे मान लो एक हमारे पास सिंपल ए भाषा में ऐसा त्रिभुज दिया गया है, ठीक है। यहाँ से एक लाइन ऐसे खींचा गया, एक लाइन ऐसे खींचा गया, समझ रहे हैं? एक लाइन ऐसे खींचा गया है, समझिए, एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे। अगर हम आपसे पूछें कि इनमें टोटल त्रिभुज कितना है, तो आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूं। इसमें टोटल कितना त्रिभुज है आप जानते हैं? कैसे काउंट करेंगे मेरे दोस्त? इनको सबसे पहले नंबरिंग करना, 1 2 3 और 4, इन सबको आपस में अब तुम ऐड कर दो। तो ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 1 + 2 + 3 + 4, इन सभी को आपस में ऐड करेंगे तो 1 2 3 3 6 और 4 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 10। तो इसमें 10 त्रिभुज हो जाएंगे। सिमिलरली मेरे दोस्त, यहाँ पर जो आकृति बनाया गया है ना, देख रहे हैं? इस जो सीरीज है, इस सीरीज में देखो, यहाँ से लेकर जो ऐसा बनाया गया है, यही आकृति को हमने जूम करके बनाया था, यही आकृति को हमने जूम करके बनाया था। देखो ध्यान से, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यही आकृति को हम थोड़ा सा रोटेट करके आपको सिखाया था। तो इसमें कितना त्रिभुज हो जाएंगे? सिमिलरली इसमें हो जाएंगे टोटल 10 त्रिभुज, समझ रहे हैं? इसमें भी 10 त्रिभुज हो जाएंगे क्योंकि सेम ही है। इसमें भी 10 त्रिभुज हो जाएंगे। तो 10 10 तो यहाँ से आ जाएंगे। अच्छा, ये कितना हो जाएंगे? 10 10 20 10 30 हो जाएंगे। 30 तो आ गया यहाँ से, और प्लस एक्स्ट्रा जो बन रहा है। एक्स्ट्रा कौन कौन बन रहा है? देखो एक्स्ट्रा जब इन तीनों को मिला रहे हैं तो एक छोटा सा बन रहा है एक्स्ट्रा, तो एक हो जाएगा ई वाला, बहुत बढ़िया। एक तो ई वाला हो जाएगा, कौन सा? एक ई छोटा वाला हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अच्छा, और देखो मेरे भाई, और क्या एक्स्ट्रा बनेगा? अच्छा, एगो ये पूरा 12 वाला नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल 12 वाला पूरा बनेगा। तो 2 इसमें और जुड़ जाएंगे। अब कितना हो जाएगा? 30 और 2 32। 32 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, और ऑप्शन नंबर ए में 32 को रखा गया है। तो मेरे दोस्त, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सबसे पहले बेसिक आकृति में त्रिभुज काउंट करना आना चाहिए, तब जाके तुम टॉप लेवल का क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और रैंकिंग से लिया गया है। क्वेश्चन है, 49 लड़कों की एक कक्षा में रामू का 18वां स्थान है। बहुत बढ़िया। तो अंतिम से उसका कौन सा स्थान होगा? बहुत बढ़िया। देखो, रैंकिंग में एक फॉर्मूला होता है कि टोटल बराबर राइट प्लस लेफ्ट
-1। ये फॉर्मूला होता है। इसको चाहो तो तुम हिंदी में भी लिख सकते हो, हिंदी में लिख देते हैं। चलो, कुल बराबर, यहीं पे लिख देते हैं, कुल बराबर दायां से दायां प्लस बायां, दायां प्लस बायां -1, यही फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूला से हम इस क्वेश्चन को बहुत बढ़िया तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए करते हैं। कुल कुल कितना है? कुल है 49, तो 49 यहाँ पर रहेगा बराबर रामू 18वां एक का उल्टा का, देखो 49 लड़कों की एक कक्षा में रामू का 18वां स्थान है, तो अंतिम से उसका स्थान क्या हो जाएगा? यहाँ पर किसी को लेफ्ट और किसी को राइट मान लो दायां से क्या है 18वां, तो उसका बायां से निकलना, तो बायां से निकलना, बायां को हम इंग्लिश में एल लिख लेते हैं, एल से हो जाएगा लेफ्ट, लेफ्ट -1। अब इनको हम सॉल्व कर देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे दोस्त। देखो, जब बराबर के ई साइड में -1 बराबर के ई साइड में आएगा तो प्लस हो जाएगा। अच्छा, जो 18 है बराबर के ई साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा। बहुत बढ़िया, तो ये हो जाएगा 49 और 1 जुट जाएगा तो 50 हो जाएगा। 50 और माइनस का हो जाएगा 18 और इधर बच जाएगा लेफ्ट। अच्छा, ये 50 काहे हो गया? देखो, जो बराबर के इस साइड में एक जो माइनस के था ना, वो इधर आके प्लस हो गया, तो ये कितना हो गया मेरे भाई? 50 - 18। तो अब हम बायां से निकाल सकते हैं। 50 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा? 32 बचेगा। तो बायां से जो उसका स्थान हो जाएगा मेरे भाई, वो 32 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा सही। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा मेरे भाई, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, ए बी भाई है, सी डी बहनें हैं, ए का बेटा डी का भाई है, तो बताए कि बी का सी से क्या रिश्ता है। देखो, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, तो ब्लड रिलेशन में जहां भी पुरुष जेंडर होगा उसको हम त्रिभुज में बंद करेंगे, अब महिला जेंडर होगा उसको हम लोग सर्किल में बंद करेंगे। ठीक है, आज जो पति पत्नी होंगे, जैसे मान लेते हैं ये त्रिभुज पति हो गए, ये सर्कल महिला हो गए, ये पति पत्नी है, तो इन दोनों के बीच में एक छोटा सा प्लस सिंबल हम लोग यूज कर देते हैं, जिनसे मालूम चलता है ये दोनों आपस में क्या है? पति पत्नी है, मैरिज कपल है, दंपति है। ठीक है, चलिए अब हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे हैं। क्वेश्चन है, ए और बी भाई है। बहुत बढ़िया, ए और बी क्या है मेरे भाई? भाई है। ए और बी क्या है? भाई है। एक और बी भाई है, जैसे ए यहाँ पर हो जाएगा, बी यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि दोनों संगे संगे आएगा। जब भाई है तो इसका जनरेशन गैप सेम होगा। ए और बी भाई है, भाई है, इसीलिए इसको भी हम त्रिभुज में बंद करेंगे और इनको भी हम त्रिभुज में बंद करेंगे। बहुत बढ़िया, दोनों को त्रिभुज में बंद किया जाएगा। जानते हैं क्या है? क्योंकि ये दोनों क्या है? भाई है, पुरुष जेंडर है। सी और डी बहने हैं, सी और डी बहने हैं तो इनको अलग से बना लो। सी भी बहन है तो इसको भी सर्किल में बंद, और डी भी बहन है इसीलिए दोनों को सर्किल में बंद। दोनों क्या है? बहन है, इसीलिए इसको सर्किल में बंद कर दिए हम लोग। आगे क्वेश्चन कहता है, ए का बेटा डी का भाई है। जो ए का बेटा है वो डी का भाई है। जो ए का बेटा है, मान लेते हैं ए का बेटा खाली त्रिभुज है, ये जो त्रिभुज है ये डी का भाई है, तो डी आ जाएगा यहाँ पर। बहुत बढ़िया, और जब डी आ गया यहाँ पर तो सी को भी आना पड़ेगा यहाँ पर, और हमारा ये फैमिली ट्री बन के रेडी हो चुका है। इनसे जितना भी क्वेश्चन पूछ ले, हम सारे क्वेश्चन का आंसर बहुत बढ़िया तरीका से दे सकते हैं। अब देखो, क्वेश्चन पूछा गया है, तो बताए कि बी का सी से क्या रिश्ता है। जो बी है, बताए कि बी का सी से क्या रिश्ता है। ध्यान से देखेंगे मेरे दोस्त, बी का सी से क्या रिश्ता है। जो बी है वो सी का कौन है? तो देखो, यहाँ पर जो डी है वो ए का बेटा जो डी का भाई है, तो सी का बहन हो जाएगी डी। अच्छा, सी का भाई हो जाएगा ए का बेटा ई वाला। ठीक है, अच्छा, ई जब भाई हो गया तो इसका मतलब सी का पिताजी हो जाएंगे ए। बहुत बढ़िया। अच्छा, ए का भाई कौन है? बी, तो ए का भाई है बी, सी का पिताजी है ए। अच्छा, ए का भाई है बी, तो पिताजी के भाई को क्या कहा जाता है मेरे दोस्त? चाचा कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एक क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अच्छा, जिस भाई को अगर फैमिली ट्री बनाने में दिक्कत हो रही होगी ना, वो हमारे चैनल पर जाइए और ब्लड रिलेशन का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से जाकर उसको जरूर देखिए। चाहे तुम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ और वहां पे
ब्लड रिलेशन का प्लेलिस्ट बना हुआ है और उसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, वहां से जाकर उसको समझो कि फैमिली ट्री कैसे बनाया जाता है। इस वैरायटी से बनाने से क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा मेरे दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिए गए विकल्पों में से भिन्न ज्ञात कीजिए। दिए गए विकल्पों में से भिन्न ज्ञात कीजिए, यहाँ पर लॉजिक हम लोग ढूंढेंगे। देखो अब 3 नंबर में देखेंगे 9 से 28 कैसे बना है। 9 गुना 3 9 तिरकी 27 और 27 में +1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 28। और 4 में देख रहे 8 से 25 बना है। 8 को गुना करेंगे 3 से, 8 तिरकी 24, 24 में +1 कर देंगे तो 25 बन जाएगा। बहुत बढ़िया। 15 से बनाना है 46, तो 15 गुना 3 45 आप +1 कर देंगे तो 46 बन जाएगा। अच्छा, ऑप्शन नंबर 1 में देख रहे हैं 12 गुना 3 36 और 36 में 3 को जोड़ना पड़ेगा तब जाके 39 बनेगा, इसीलिए इनमें सबसे अलग ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 बाकियों से अलग है। जानते हैं क्या है, क्योंकि गुना 3 करके +1 करना था और यहाँ पर प्लस हमने 3 कर दिया, इसीलिए ऑप्शन 1 बाकियों से अलग है। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एक क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा दोस्त। अगला क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है शब्द JANKIPINDA से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। चलिए, इसमें चेक करेंगे कि जो ऊपर मूल शब्द दिया है इनका यूज करके इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन बनाया जा सकता है। तो चेक करेंगे, सबसे पहले ऑप्शन ए को चेक करेंगे। JANAK, ऊपर में JAN है, बिल्कुल है। उसके बाद एक और ए है, उसके बाद के है, बिल्कुल है। इसका मतलब ऊपर में जितना भी लेटर है इन सारे लेटर का यूज करके ऑप्शन 1 बनाया जा सकता है, इसीलिए ऑप्शन 1 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है। अच्छा, ऑप्शन बी, ऑप्शन 2 और 3 और 4 ई काहे नहीं बना सकता है, इसको भी जांच कर ले। चलो, ऑप्शन नंबर जो 2 है इसमें क्या है, NIR, ऊपर में N है, बिल्कुल है, I है, बिल्कुल है। ये मेरे दोस्त ऊपर में कहीं भी R लेटर नहीं है, इसीलिए इसमें R लेटर नहीं आ सकता, इसीलिए इसको नहीं बना सकते। अच्छा, ऑप्शन नंबर 3 में देख रहे हैं P से शुरू, ऊपर में कहीं भी P लेटर का यूज नहीं है, तो यहाँ पर P नहीं आ सकता, इसीलिए इसको भी नहीं बना सकते। अच्छा, फिर से इसमें भी P लेटर आ गया, इसीलिए इसको नहीं बना सकते। इसमें R नहीं है, इसमें P है, इसमें भी P है, इसीलिए ये सभी गलत है, इसीलिए ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एक क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा मेरे दोस्त। चलिए, अगला क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है जिस प्रकार 11 का जो रिलेशन है 132 के साथ में दिया है, वही रिलेशन जो है इन दोनों के बीच में होना चाहिए। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा, चलेंगे जांच करेंगे मेरे भाई कि 11 से 132 कैसे बना है। जांच करेंगे हम लोग कि 11 से 132 कैसे बना। देखो 11 से 132 कैसे बना है, देखो मेरे भाई ध्यान से, 11 से 132 कैसे बना है। 11 से 132 बनाना बिल्कुल आसान है। कैसे, ये 11 है ना, इनका कर दो स्क्वायर, आप प्लस इसी 11 को इसमें ऐड कर दो, तो 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। अब प्लस हम 11 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 132 हो जाएगा। सिमिलरली ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिया है भाई, देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिया है, तो ऐसा ऑप्शन नंबर सी में दिया है। देखो कैसे, ऑप्शन नंबर सी में कैसे दिया है, 8 का हम लोग कर देंगे स्क्वायर, अब प्लस इसी 8 को हम लोग जोड़ देंगे तो 8 का स्क्वायर होता है 64 मेरे दोस्त, और इसी 8 को जोड़ देंगे तो 64 में 8 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 72, और 72 ही ऑप्शन नंबर सी में दिया है। बाकी किसी भी ऑप्शन में ऐसा मैच लॉजिक नहीं करेगा, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन सारे प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीका से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जब वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।